ये सांसद जी, जो व्यक्ति खाता पीता अच्छा दिखता है उससे खुश नहीं है। क्या है ये मामला, आपको क्या पता है? सांसद जी वहां पर जो जिस इंटेंशन के साथ वो बाहरी लोगों से सबसे पहले उन्होंने जमीन बेची थी कि कोई भी आदमी पूरे भारत का नागरिक हो। वो ये भी बोल रहे थे कि सांसद जी तो साहब प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। वो तो स्पष्ट है, पूरे फरीदाबाद को पता है। तमाम सांसद वहां पर इतने संभालने वाले थे, या दो बंधु जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो उस गांव के वासिंदे, आप इतने संभालने वाले थे तो जरूरत क्या थी आपको पूरे समाज की? पारस का भी मैंने प्रोजेक्ट देखा था वहाँ पर। बिल्कुल बीचों बीच है। और पारस का जो प्रोजेक्ट है और जो उनके ऑनर हैं, वो जिस दिन ये इंसिडेंट था उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पर गए थे। पारस का प्रोजेक्ट हो गया, अनंगपुर में घुसते ही है तो ओमेक्स का प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, जब ये इतनी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, क्या वो अवैध नहीं है क्या? बिल्कुल अवैध है। और सबसे बड़ी एक संस्था जो लूट का अड्डा बोलूंगा मैं, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पीपीटीपी भी बहुत बड़ा बिल्डर, बीपीटीपी बहुत बड़ा बिल्डर है, M3M बहुत बड़ा बिल्डर है, M3M तो जाइंट है जी। जाइंट है, वो जाइंट है। तो ये है क्या, टेक्नोलॉजी क्या है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इन बिल्डरों को लेके आ रही हैं, और उन क्रीम एरियाज को इनको दिया जा रहा है जो ग्रीन जोन के नाम पर, जैसे आपने ग्वाल पहाड़ी और पूरा ये अपना अरावली रेंज को दे दिया। इतने दुनिया भर के आपके जो बड़े बड़े हीनियस क्रिमिनल लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं, 20-20 साल आप उनको सजा नहीं सुना पाते, और आप घर गिराने के लिए 4 दिन में आदेश कर देते हैं। और ये जज साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जो नहीं, तुम्हें माय लॉर्ड बोलते हैं लोग, और माय लॉर्ड इसलिए बोलते थे कि आपकी इज्जत अलग तरीके थी, पद पर रहकर, गद्दियों पर रहकर राज्यसभा फिक्स ना करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा, अपनी आवाज से, और मैं आज आ पहुंचा हूं एक किसान नेता के पास में जिनका नाम है सुधीर चौहान। और इनसे आज हम कुछ बातों को जानेंगे, जैसे कि अनंगपुर जो गांव है वहां पर जो घरों को गिराया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है कि गांव में भी जो अतिक्रमण बताया जा रहा है जिसको हटाया जाएगा, इस बारे में इनसे बात करेंगे। असल में मुद्दा है तो है क्या? जी भाई साहब बताइए। बड़ा स्पष्ट है, और मुद्दा केवल अनंगपुर का ही नहीं, ये जो अव्यवस्था फैली हुई है आबादी को लेकर, एक जो भ्रांति है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक आबादी का बंदोबस्त होता है, एक आबादी की चकबंदी होती है। चकबंदी आपने प्रातः पना सुनी होगी, हर जगह की चकबंदी चल रही है, लेकिन बंदोबस्त आबादी को बोला जाता है। हम अनंगपुर पहुंचे और अनंगपुर में 1939 के बाद आबादी का बंदोबस्त नहीं हुआ। आप इमेजिन करते हैं, जब भारत की जनसंख्या 1939 में 20-22 करोड़ रही होगी, और आज 2025 में हम 150 करोड़ का भारत है। जब हर एक रूल में अमेंडमेंट आ रहे हैं, विधायिका 1951 में संविधान लागू होता है, देश में आम चुनाव हो जाते हैं, तो विधायिका वहाँ पर कहीं ना कहीं उदासीन है, और विधायिका अपने जो कार्य करने हैं उनसे विमुख है। ये जो जितनी भी परेशानी हुई है, इसकी परेशानी का केवल एक कारण है कि इन्होंने जो सड़ा गड़ा जो कानून था उसको कभी ना कोई अमेंडमेंट कराया, और ना कोई अमेंडमेंट होने की वजह से वो आबादी का दायरा बड़ा सीमित रहा। इसी को लेकर वहाँ परेशानी है, और उस परिदृश्य में वर्तमान में वहाँ जो लोग मीडिया से या ज़्यादा लोगों की भीड़ से जो बचने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी निर्भरता कहीं ना कहीं वहाँ पर विधायक और सांसदों पर और वहाँ की सरकार पर, उनको एक डर का माहौल है। उन्हें लगता है कि 2025 में एक 700 साल पुराने गांव में अंदर घुसकर जब घरों को बेघर कर दिया जाता है, और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुलिस और 8-8 जेसीबी और पोकलेन लग के और वहाँ पर घर को गिरा दी जाती है, उनको लगता है कि अगर वो खुल के बोलेंगे, लोगों के बीच में इन बातों को बताएंगे, तो ऐसा ना हो कि सरकार दोबारा से उनके ऊपर पुलिस के द्वारा चढ़ाई करवाकर उन घरों को और बची हुई आबादियों को गिरा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, माननीय न्यायालय का आदेश जरूर है, लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश किसी भी न्यायालय का हो, चाहे इस प्रकरण को लेकर या किसी दूसरे प्रकरण को लेकर, केवल उन चीज़ों पर आता है जो रूल बन चुके हैं। जो IPC, CRPC या BNS ऑफ इंडिया में जो रूल डिफाइंड है उन पर आदेश आता है। यहाँ पर आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। जैसे माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि भाई एक भी ईंट मैं अब नहीं टूटने दूंगा। आप ना टूटने देने का क्या मैकेनिज्म आपके पास है, वो जनता को बताइए। आप ये बताइए कि अगले 15 दिन में, अगले 1 महीने में फौरी तौर पर हम वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, और जो केस चल रहा है उसमें हम इंटरवीन करके कैविएट डालेंगे, या हम अपना इंटरवीन एप्लीकेशन सरकार की तरफ से लगाएंगे, जो आबादी को ना तोड़ने के लिए स्टे की तरफ अग्रसर करे। प्राइमरी चीज़ होती है कि यथास्थिति मेंटेन करना, सेकेंडरी चीज़ होती है उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाना। कैबिनेट से कोई रूल पास कराएंगे, या फिर जब उनकी आगे विधानसभा बैठेगी उसमें कोई रिजोल्यूशन लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर अनंगपुर को बचाएंगे या पूरी पहाड़ी को बचाएंगे। केवल अनंगपुर नहीं, 10-12 गाँव की स्थिति कमोबेश एक जैसी है वहाँ पर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ पर गया था
और मेरा जो मेन काम होता है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके ज़्यादा चीज़ों को देखना और ऑब्ज़र्व करना पसंद करता हूँ। तो मैं वहाँ गया, जिनका घर जो टूटा हुआ था वो 3 भाई थे और उनके 4 घर थे और वो ध्वस्त कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। तो मेरी उनसे बातें हो रही थी, हालांकि वो ना बड़े इमोशनल भी हो गए थे। तो मैंने पूछा कि आप गए सांसद जी के पास में? तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सांसद जी के पास में हमारा जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया कि सांसद जी ने ही हमारा घर तोड़वाया है ये वाला। तो मैंने पूछा भाई आपकी रंजिश है क्या, कोई आपसी रंजिश है क्या? तो कह रहे हमारी रंजिश भी नहीं है। तो उनके ये शब्द थे कि ये सांसद जी, जो व्यक्ति खाता पीता अच्छा दिखता है उससे खुश नहीं है। क्या है ये मामला, आपको क्या पता है इस बारे में? देखो, मुझे बड़ा स्पष्ट पता है इस बारे में। सांसद जी वहां पर जो जिस इंटेंशन के साथ वो बाहरी लोगों से सबसे पहले उन्होंने जमीन बेची, देखो कोई भी आदमी पूरे भारत का नागरिक हो, वो ये भी बोल रहे थे कि सांसद जी तो साहब प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। वो तो स्पष्ट है, पूरे फरीदाबाद को पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि वो एक बिल्कुल सीएम के बराबर में एक पैरेलल व्यवस्था बना के चलते हैं। पूरा ग्रेटर फरीदाबाद या जो एरिया में उनका क्या इंटरवीन है, लेकिन वो विषय उनका है। एक किसान नेता होने के नाते मैं तो ये कहूँगा, जिस इंटेंशन से वहाँ पे काम वहाँ देखा हमने, जहाँ से तोड़ाई शुरू हुई, कोई भी आदमी हमारी संपत्ति पे तब आ सकता है जब हम उस संपत्ति को बेचें, और संपत्ति का अधिकार पूरे भारत में सबको है। मेरे गांव में आप भी संपत्ति खरीद सकते हैं, आपके गांव में मैं भी संपत्ति खरीद सकता हूं, लेकिन उसका एक तरीका यह है कि मैं आपको जो उसकी कॉस्ट है उसको दूं। मेरे गांव में आपके संपत्ति खरीदने के बाद मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं ये संपत्ति में मेरा अधिकार है, इसको मैं खुर्द-बुर्द कर दूं। इसका मतलब कहीं आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं रखते। हो सकता है कि जैसे प्रभाव की राजनीति जो होती है या पैसे की जो राजनीति होती है, और आजकल जो राजनीति वहाँ पर लग रही है कमोबेश, वहाँ पर एक दूसरे को मिटाकर और गिराकर राजनीति हुई है। मैं कई नेताओं के नाम भी ले सकता हूँ वहाँ पे, विपुल गोयल हों या वर्तमान में जो भी नेता रहे हों। अभी बड़ा लोकसभा का चुनाव भी बड़ा क्लोज वहाँ पर फाइट रही। उससे पहले जो उनके बेटे जो चुनाव विधायक में हारे, उनकी बड़ी क्लोज फाइट रही। तो ये स्थिति जो लोगों ने बताया, इसमें सच्चाई है। आप ग्रेटर फरीदाबाद में केवल आप कई गाँव में जाएंगे, ये किड़ावली गाँव है, या इधर महावतपुर की तरफ जाएंगे जो ग्रेटर फरीदाबाद है, ये वहाँ दबी जुबान में लोग इस बात को बोलते हैं, सच्चाई भी है। या तो मैं खुल के नहीं बोलते, दबी जुबान में ये चीजें निकल कर आती हैं। हाँ, कि या तो मैं रहूंगा या मेरा शेयर रहेगा या फिर कोई भी नहीं रहेगा। ये स्थिति वहाँ पे है और ये फैक्ट है। और ये बात केवल किसान नेता बोल सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टेक होल्डर नहीं हूँ। आपने बिल्कुल कहा कि वो गाँव का बासिंदा जिसका घर टूट चुका है, और ऐसा सरकार में टूट चुका है, इतने प्रभावशाली लोगों के बीच में टूट चुका है जो मुख्यमंत्री के बराबर में बैठते हो। और भी मैंने एक और वीडियो सुनी थी, एक और नेता है, वो भी आप भारतीय जनता पार्टी में ही है आज की डेट में। वहाँ पर उन्होंने बोला किसी की भी किसान नेता को, किसी आदमी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम उनसे यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमारी जरूरत जब पड़ी है जब वहाँ घर जमी जौंद हो चुके हैं। अगर आप इतने संभालने वाले थे, वर्तमान सांसद वहाँ पर इतने संभालने वाले थे, या दो बंधु जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो उस गाँव के वासिंदे आप इतने संभालने वाले थे, तो जरूरत क्या थी आपको पूरे समाज की? जब जमीन पे घर गिर चुके हैं, लोग वहाँ पर बेघर हो चुके हैं, जब समाज गया है, और आपको लगता है कि हमारा प्रभाव इतने ज़्यादा है कि अगर कोई सामाजिक व्यक्ति या किसी जाति का व्यक्ति अपने जाति के व्यक्ति की वहाँ पर मदद करने गया तो वो आपकी शान में गुस्ताखी है, तो माफ़ कीजिएगा, 2025 का भारत है, ये रजवाड़े खत्म हो गए हैं। और प्रभावशाली व्यक्ति जो इस पूंजीवाद के दौर में केवल अपने आप को ये समझते हैं कि हम इन सरकारों को चला लेंगे, वो अभी लोकतंत्र की परिभाषा से अछूत हैं, नहीं चला पाएंगे। जनता उनको जमीन में मिला देगी, जमी जौंद कर देगी सरकारों को। कैसे देख रहे हो? जैसे कि मेरे को तो पता है कि आप वहाँ पर गए भी थे, अनंतपुर आप गए थे, तो क्या स्थिति थी, कैसा माहौल है, लोगों के मन में डर है, कंफ्यूजन है, क्या चीज़ें हैं, असल में चल क्या रहा है? चल ये रहा है, कंफ्यूजन भी है, डर भी है। लोगों को इस बात के लिए भी लोग बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में है कि लोगों से अपनी पीड़ा बताई जाए, मीडिया को अपनी पीड़ा बताई जाए या छुपाई जाए। कुछ लोग जो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, देखिए जो भी है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें होती हैं। जब आपको किसी बात का इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं चलेगा तो किसी आदमी की बात को आप किस पटल पर रख पाएंगे? लेकिन हमें लगता है पढ़े लिखे लोगों को, वहाँ पे अधिवक्ता लोग भी होंगे जो न्यायालय में जाते हैं, वो भी लोग भी होंगे, उनको सबको पता है इंटरवीन एप्लीकेशन, सरकार उस निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसमें दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाले, रिवॉक करे उसको, और अपना इंटरवीन एप्लीकेशन डाल के अपना पक्ष रखे। उसके बाद फौरी तौर पे राहत और फिर कोई नया रूल।
जिससे कि उनको बिल्कुल लीगल तरीके से राहत मिल सके। और रही बात आबादी के निर्धारण की, 2025 का निर्धारण आप कीजिए और उसके बाद आप बोलिए कि ये ग्रीन जोन है, वरना वहाँ ग्रीन जोन आपने भी देखा होगा, गांव के घुसते ही उल्टे हाथ पे ओमेक्स दिखाई देता है। आगे सिद्धार्थ आश्रम से सीधे हाथ पे लाकर ग्वाल पहाड़ी से होते हुए अगर आप गुड़गांव की तरफ जाओ तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, डंपिंग ग्राउंड दिखाई देता है। जैसे ही घाटा गांव की तलहटी से निकलकर अरावली की उस तलहटी की तरफ पहुंचते हैं, इस तलहटी में यहाँ फार्म हाउस है, उस तलहटी में लगातार बिल्डर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। पारस का भी मैंने प्रोजेक्ट देखा पारस था का वहाँ पर। प्रोजेक्ट बिल्कुल बीचों बीच है। हाँ। और पारस का जो प्रोजेक्ट है और जो उनके ऑनर हैं, वो जिस दिन ये इंसिडेंट था उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पर गए थे मिलने, और मिलने गए और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन वो एक अलग अलहदा विषय है। वो राज्यसभा का जो सांसद होते हैं, जो लोकसभा के सांसद होते हैं, वो चुने हुए लोग हैं और जाति से बड़ी और अपने लोगों से बड़ी, अपने 36 बरादरी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। बोलना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पावर है और वो किसी के लिए एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसको पूंजी कमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो जितनी मेरे को जानकारी, मेरे को ये पता चलता है कि उन्होंने साहब उपग्रह से जो है फ़ोटोज़ खींचे, कुछ जगह चिन्हित कर दी कि ये जगह है, ये हमें अवैध लगती हैं। उनका ये कहना था ये जगह अवैध है, यहाँ पे निर्माण नहीं कर सकते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो वहाँ पर ना ये एक क्वेश्चन निकल के ज़रूर आ जाता है कि साहब आपको अनंगपुर गांव की जगह अवैध लगती है, मान लिया अवैध लगती हैं आपको। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया पारस का प्रोजेक्ट हो गया, अनंगपुर में घुसते ही हैं तो ओमेक्स का प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। जब ये इतनी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, क्या वो अवैध नहीं है क्या? बिल्कुल अवैध है। और सबसे बड़ी एक संस्था जो लूट का अड्डा बोलूंगा मैं, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपने ये संस्था लगभग अमूमन 2006-07 के बाद सुनी होगी। इसको एक चेक बैलेंस के लिए बनाया था कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का दोहन हुआ है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के हिसाब से तो जितना भी शहर बस चुका है उससे वो 70% ज़्यादा आबादी ऑलरेडी बन चुकी है। शहर की एक्विजिशन यहाँ नहीं हो सकता 1 इंच भी। लेकिन उसको ताक पर रखकर एनजीटी जो भ्रष्ट संस्था है, इसके दायरे और इसके मायने रोजाना पूंजीपति अपनी जेब में लेकर इसको घूम रहे हैं। इसके दायरे और मायने हर दिन बदलते हैं। पहले ओखला बर्ड सेंचुरी के 7 किलोमीटर के दायरे में एनजीटी आता था, आपको पता है कि जेपी तक काम रुके। फिर धीरे धीरे आप 1.5 किलोमीटर क्या 0.5 किलोमीटर की रेडियस में भी वहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। बीपीटीपी का एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पे आया, सेम सिचुएशन वहाँ पे है। बीपीटीपी भी बहुत बड़ा बिल्डर है। बीपीटीपी बहुत बड़ा बिल्डर है, M3M बहुत बड़ा बिल्डर है। M3M तो जाइंट है जी। जाइंट है, वो जाइंट है। पूरे वर्ल्ड वाइड उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स वो लेके आते हैं, यानी डीएलएफ, कल्पतरू, बीपीटीपी, एलएनटी, इतने बड़े बड़ा। गोदरेज को आपने पहले से नहीं सुना होगा। गोदरेज अगर अब दिल्ली एनसीआर में आया तो लगभग अमूमन 5-6 साल से आपने गोदरेज का नाम सुना होगा। तो ये है क्या, टेक्नोलॉजी क्या है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इन बिल्डरों को लेके आ रही हैं, और उन क्रीम एरियाज को इनको दिया जा रहा है जो ग्रीन जोन के नाम पर, जैसे आपने ग्वाल पहाड़ी और पूरा ये अपना अरावली रेंज को दे दिया। नोएडा में आपने एक्सप्रेसवे की बिल्कुल सीमलेस प्रॉपर्टीज़ को दे दिया। आपने बॉर्डर के घुसते हुए, कभी आपने सुना दिल्ली में कभी बिल्डर आए थे ओखला में, बिल्कुल ओखला के बीचों बीच आपने गोदरेज को बनाने के लिए बिल्डिंग दे दी। और सरतिया मैं आज को आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जितना भी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है और जितनी 500 जेसीबी धड़ाधड़ मकानों को गिरा रहे हैं, 2 साल बाद देखिएगा वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी लोग और बड़े बड़े बिल्डर आपको खिलते खिलाते नजर आएंगे। नए प्रोजेक्टों की बाहर आ जाएगी दिल्ली में। गरीब को ख़त्म करना है, गरीबी इनसे ख़त्म नहीं होने। पुरानी कहावत है, अगर मर्ज ख़त्म ना हो तो मरीज को ही ख़त्म कर दो, लोग विस्थापित हो जाएंगे। गरीब, इन्होंने मिडिल क्लास को गरीब बना दिया है। बड़ा स्पष्ट है। आपकी और हमारी जो ताकतें थी कि 70-80 लाख का 1 करोड़ रुपए का हम फ्लैट खरीद देंगे, कोई लॉन्चिंग ही नहीं है। जो 2,500-3,000 रुपये में नोएडा एक्सटेंशन बिक गया और आज 25,000-30,000 स्क्वायर फीट में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन ले रहा है? इसके बिल्कुल स्पष्ट है कि पूंजीवादी लोगों के पास पूंजी पहुंच चुकी है। 3 दिन पहले नितिन गडकरी ने जो बताया कि 1% लोगों के पास 50% वेल्थ ऑफ द कंट्री। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो मिडिल क्लास को ये जो चस्का लगाया, जो धर्म के नाम पर ये बात करते हैं, जाति के नाम पर बट के बात करते हैं, भूल जाइए कभी अपनी कोई किसान जो बैठा मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर या पूरे बुंदेलखंड, उत्तरांचल या कोई गोरखपुर के अंदर बैठा हुआ है, कोई प्रतापगढ़ और यूपी और बलिया और जौनपुर के अंदर बैठा हुआ है कि हमारा बेटा दिल्ली एनसीआर में काम करता है और 5 साल बाद हमारे बेटे ने अब घर खरीद लिया। लिख के ले लीजिए, ना कोई घर खरीद पाएगा। घर तो बहुत दूर की बेसात, क्या 3 कमरे का कोई फ्लैट नहीं खरीद पाएगा। मजदूर बन के आएंगे और मजदूर बना के ही वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल कर वापस भेज दिए जाएंगे। केवल यहाँ रहेंगे तो पूंजीपति लोग और दिन रात सोना उगलेंगे। अच्छा, जैसे 13 तारीख का जो प्लान है, महापंचायत का आयोजन होगा वहाँ पर, आपको तो पता ही है।
तो उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से क्या क्या बातें होंगी, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए, एक पक्ष है विजय प्रताप जी जो हैं वहाँ पर, महेंद्र प्रताप जी के बेटे। महेंद्र प्रताप जी ने अब की बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, विजय प्रताप जी वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ते हैं, बड़े करीब से वो। और वो एक ऐसा घराना है जो समाज के बीच में हमेशा से पहले से रहा है। वो बात अलहदा है कि उनकी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, उन्होंने कॉल ली है, लेकिन सत्ताधारी जो लोग हैं, जो सत्ता से गलभैया बना के बैठे हुए हैं, जिनके संरक्षण में सत्ता का बिल्डोजर चल रहा है, वो लोग अभी एक तरफ से शांत बैठे हुए हैं। देखो, मेरे घर में आग लगी हुई है, तो मुझे अपने घर में आग बुझाने के लिए किसी को अगर बुलाना है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि एक बिरादरी के नाते, क्षेत्र के नाते, किसानियत के नाते, अपने एक जैसे मुद्दों के नाते बेशक लोग हमारे पास यहाँ आ जाएं। तो विजय प्रताप जी की बात मजबूत है, मजबूत लोग हैं, वो जानकार लोग हैं वो। लेकिन लोग जो लॉबी उनके विरुद्ध काम कर रही है, वो उस पंचायत को किस तरह से एंटरटेन करती है, शासन के सामने कैसा प्रेडिक्ट करती है, और एलआई उसको कैसा इनपुट सरकार को लेके जाता है, वो बहुत देखने लायक बात होगी। अभी 10 तारीख है, 1-2 दिन में और पिक्चर क्लियर आ जाएगी, और लोग अगर अपील करेंगे, पीड़ित लोग जो हैं वो अपील करेंगे, क्योंकि लोग वहाँ जाके बड़ा ठगासा भी थोड़ा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर जाएं तो कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट अपनी बात रखने के लिए एक मंच हो, लोग जाते हैं, लेकिन उनकी बुराई नहीं है, परेशानियां बैकग्राउंड से हैं, लोग डर में, वो अपने आप में ही दुखी हैं, अपने आप में दुखी हैं, तो वो किसी में क्या बोलेंगे। और जो लोग दूर बैठ के उनको दुखी कर रहे हैं, सनद रहे, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है, 5 साल ऐसे चुटकी बजते निकल जाते हैं। जनता के बीच में ही आना पड़ेगा। जो लोग छुपकर पीछे से वार कर रहे हैं, उनको ईमानदारी के साथ कोई ना कोई अमेंडमेंट करके ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में आना पड़ेगा, और लोगों को राहत दिलवानी पड़ेगी। वरना जिस दिन लोगों का समय आएगा, ये समाज ही आदमी को बिगाड़ता है, ये समाज ही बनाता है। आज सत्ता के शीर्ष पर अगर आप कोई बैठे हुए हैं तो उन्हीं के बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं गिरा भी वो लोग देंगे आपको। कैसे देख रहे हो फिर आप इस चीज़ को कि जैसे वन विभाग ने पूरा दावा कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, इधर से भी भाई विरोध है, कह रहे हैं कि साहब हमारी ज़मीन है, हम तो घर नहीं टूटने देंगे। तो क्या लगता है असल में होना क्या है, मामला क्या बनेगा अब ये? मामला बड़ा स्पष्ट है। अगर सरकार की इंटेंशन सही होगी तो वो कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेके आके विधानसभा के पटल पे कोई कानून बनाकर इनको राहत दिलवा देगी। सरकार की इंटेंशन सही नहीं होगी तब भी हम किसान संगठन, पूरी 36 बिरादरी, सरकारें सोशल स्टेट के लिए होती हैं और गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट, बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। आम जनमानस से केवल उतना खेलिए विधायिका जितना आम जनमानस झेल सके, क्योंकि लोकतंत्र की असली पावर दोबारा जनता में निहित हो जाती है। कार्यपालिका उतना खेलिए आप, उतने रूल रेगुलेशंस की इंप्लीमेंटेशन कीजिए जितने की जरूरत पड़े। और मैं न्यायपालिका को भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, न्यायपालिका 2025 के भारत में जहाँ न्याय की देवी की पट्टी खुल गई हो, तलवार के हाथ से गायब होकर संविधान आ गया हो, जनहित के मुद्दों में, छोटा जनहित एक बड़ी चीज है। आप कभी भी इतने दुनिया भर के बलात्कार के किस्से, इतने दुनिया भर के आपके गैंगरेप, इतने दुनिया भर के आपके जो बड़े बड़े हीनियस क्रिमिनल लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं, 20-20 साल आप उनको सजा नहीं सुना पाते, और आप घर गिराने के लिए 4 दिन में आदेश कर देते हैं। और ये जज साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जो नहीं, तुम्हें माय लॉर्ड बोलते हैं लोग, और माय लॉर्ड इसलिए बोलते थे कि आपकी इज्जत अलग तरीके की थी। अब पद पर रहकर, गद्दियों पर रहकर राज्यसभा फिक्स ना करें, लोकसभा के टिकट के दरवाजे ना खोलें, विधायक बनने के लिए जज साहब अपनी नौकरी ना छोड़ें। दोनों कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर है, पहले 55 साल वो देश के लिए काम नहीं करते, लोगों के लिए उनको परेशान प्रताड़ित करते हैं। 97वें साल में वीआरएस लेते हैं, 58वें और 59वें साल में सांसद विधायक बन रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो राज्यसभा के सांसद बन रहे हैं। जनता सब देख रही है। अगर हिसाब किताब करने पे आ गई तो तीनों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का हिसाब एक साथ कर देगी। 150 करोड़ है हम, 7800 तुम आईएएस और 9500 आईपीएस हो, और जज तो मैं कहता जज तो बहुत ही कम है। इसलिए जनता के साथ खिलवाड़ ना करें, जनहित के मुद्दों को जनहित के मुद्दे के तरीके से देखा जाना चाहिए। तो ये थे सुधीर चौहान जी, जिनकी बातें आप लोगों ने सुनी। इन्होंने अपना पक्ष रखा अनंगपुर के मुद्दे पर, और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। मेरा नाम है विशाल शर्मा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी आशीष। नमस्कार।